जब से सेकेंड ट्रम्प प्रेसिडेंसी शुरू हुई है तो शुरुआत वो सैंक्शंस को लेके थी, ट्रेड को लेती थी, पर ट्रेड के साथ साथ वो मिलिट्री इंटरवेंशन भी करना शुरू हो गए। वेनेजुएला के अंदर जाते हैं, वो प्रेसिडेंट को उठा के ले आते हैं। ईरान के अंदर स्ट्रीट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कितने वो सीआई से फंडेड हैं, क्या वो जेन्युइन रीजंस हैं, वो अलग जगह है। पर रिजीम चेंज का वो एक नया स्टेप कहा जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज हो चुका है, भारत के आसपास बहुत जगहों में पिछले 5 साल से रिजीम चेंज हुआ है, ट्रम्प से पहले भी। तो वो यूएस क्या डीप स्टेट की पॉलिसी है। पर ईरान पे आज दोबारा सुबह ही प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि अब जो भी ईरान से व्यापार करेगा उसके ऊपर 25% वो टैरिफ लगा देंगे। सिर्फ ऑयल नहीं, कोई भी ट्रेड की वो बात कर रहे हैं। इंडिया 5th या 6th लार्जेस्ट पार्टनर है ईरान का, पर जो बाकी पार्टनर्स हैं वो हैं चाइना, रशिया। तो पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्ट होने जा रहा है। इंडिया पे पहले ही 50% टैरिफ्स हैं, 75% टैरिफ्स की बात करें। मैं कुछ क्लाइंट से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि भैया 50 पे ही व्यापार नहीं हो सकता, 50 के ऊपर 500 लगाओ, 1000 लगाओ, 5000 लगाओ, वो फंडामेंटली इरेलीवेंट है, क्योंकि 15-20% के ऊपर ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है फॉर अ बिजनेसमैन टू मेक प्रॉफिट। बट क्या हम वापस जा रहे हैं उस एरा में जहां पे पहले ट्रेड सैंक्शंस पॉलिसी और साथ में मिलिट्री पावर यूज करके एक एज ऑफ इंपीरियलिज्म आ रही है? और इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोर बात है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? विजा विज इंडिया के क्या रिश्ते री इमेजिन होंगे? बांग्लादेश के अंदर स्थिति खराब हो रही है, बांग्लादेश वापस ईस्ट पाकिस्तान बनता जा रहा है। पाकिस्तान के साथ तो चीजें बहुत देर से, आपको पता ही है क्या सिचुएशन है। तो ये सारा जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे, समझेंगे भारत के क्या रिएक्शंस है। और मुझे बहुत खुशी है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं कि ये पूरा परिप्रेक्ष्य समझाने के लिए। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। सर अगर देखिए, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ईरान, जिसका आपने मुख्य सब्जेक्ट रखा है। ईरान की जो इस समय स्थिति है विजा विज अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो बाकी देशों से बहुत फ़र्क है। उसको आप वेनेजुएला से इक्वेट नहीं कर सकते, उसको आप बांग्लादेश से इक्वेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान से इक्वेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, दो तीन बात समझने की ईरान के बारे में ये है कि एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी, जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसमें वो गल्फ और हॉर्मोज के ऊपर कंट्रोल करता है। दैट इज नंबर वन, जोग्राफिकल लोकेशन। द सेकेंड, जो सबसे दुनिया में ज़रूरी बात यह है कि ईरान इज़ वन कंट्री विच इज़ सपोर्टिंग टेररिज्म, terrorist groups in the Middle East, specifically in Gaza. He supports Hamas, and in Lebanon he supports the Hezbollahs, who are the two major enemies of creating the Gaza war between Israel and Palestine, and Israel and Gaza. सारे हथियार यहाँ से जाते हैं, सारी साजिश यहाँ से होती है। तीसरी बड़ी बात जो ये है, ऑयल तो है ही है, ऑयल इज ए मेजर इशू, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। लेकिन और दूसरी बड़ी बात जो है वो ख़ास तौर से विश्व को तंग करती है, स्पेशली तंग करती है इसराइल को, स्पेशली तंग करती है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को, एंड दैट इज वेपनाइजेशन न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को अगर वेपनाइज कर लिया ईरान ने, तो इट विल बी बिगेस्ट डेंजर इन द वेस्ट एशिया एंड अ मेजर डेंजर टू इजराइल एंड टू द जूइश कम्युनिटी देयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि विद इन द कंट्री देयर इज सो मच ऑफ डिसेंशन, जो कि इनकी अयतुल्ला खमीनी की जो सरकार है, जो क्लर्जी सरकार चलाती है, उससे वहाँ की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत दुखी है, बहुत कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर 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 हालत से। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे कई अरसे से वेमेन का, फीमेल वेमेन लेडीज़ का किस तरह से वो चल रहा है कि जी हम क्या कपड़े पहन सकते हैं, क्या कपड़े नहीं पहन सकते, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी हायर एजुकेशन के बारे में, इन सब पर कितनी चर्चा होती रही है और कितने प्रोटेस्ट भी हुए हैं। इसके साथ साथ दिन पे दिन उनकी इकोनॉमी ख़राब होती चली जा रही है। तो जो हालात इस वक्त ईरान में है, एक उनकी मुठभेड़ भी हो चुकी है 2-3 महीने पहले, जब वहाँ पे इसराइल ने और यूनाइटेड स्टेट ने एक किस्म का अटैक भी किया था, एरियल अटैक किया था। उससे कितना नुकसान हुआ उस पर काफ़ी चर्चा हुई है कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसको रिपीट करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ईरान आज अपने उस पहलू पर खड़ा है जहाँ की ही कैन बी लेजिटिमेटली कॉल्ड अ टारगेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। तो टारगेट किस किस का है? यूनाइटेड स्टेट्स का टारगेट है और इजराइल का टारगेट है।
आपको मालूम है इसराइल का, तो मैंने बता ही दिया कि उनकी मिलिट्री हालत, उनकी सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को। इस चीज़ को एक और ध्यान से देखना चाहिए कि वर्ल्ड की आज सबसे पावरफुल दो इंटेलिजेंस और एजेंसीज जो हैं वो है CIA और मोसाद। CIA के पास पैसे की कमी नहीं है, डॉलर्स की कमी नहीं है। सो दे आर एंड दे गॉट एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में सपोर्ट करती है। तो इससे मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ आपको, द पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट इज दैट द इंटरनल सिचुएशन इन ईरान is fully comprehensible, fully comprehended by America and by Israel. और दूसरी बात यह है कि जितनी उनकी अंदरूनी बातचीत है, exactly what is brewing in Iran is known to Pakistan, known to Israel and to America. So the situation is clear, the intelligence adequate is available, and the military might both with Iran, with Israel and US is substantially much higher to what Iran has got. सर So इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखेंगे, in sum total I would say the situation so created in Iran today is such that it can cause a major issue which perhaps would enable a kind of a regime change or maybe a more concerted military action to cause destruction. आफ्टर ऑल वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड तो कोई नहीं, ना तो अमेरिकन ट्रूप जाएंगी वहाँ इतना, और शायद अगर गए भी एंड में, एट द एंड ऑफ अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल की तरफ से कुछ स्पेशल फोर्सेस वहाँ जा भी सकती हैं। सुनने में तो अक्सर ये भी आता है कि कुछ इजरायली फोर्सेस वहाँ ऑलरेडी लोकेटेड भी है, ये भी खबर एक दफ़ा निकली थी। इसमें भी हो सकता है कि जिस प्रकार से मोसाद एक्ट करती है, उन्होंने वहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी ट्रूप्स ऑलरेडी किसी डिस्गाइज में वहाँ छुपा रखी हों। सो यस, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स बाय द डे, एज यू सेड। आज सुबह की न्यूज़ जैसे आपने बताई, जो हम लोगों ने सबने देखी इंटरनेशनल मीडिया में, वो ये कहती है कि रिजीम चेंज इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड, और इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक डायमेंशन और अवेलेबल है, और वो है शाह ऑफ ईरान के बेटे, द सन ऑफ शाह ऑफ ईरान, जो कि आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट में है, शायद खबर ऐसे ही आती है। तो वो भी इस चीज़ को बढ़ोतरी दे रहे हैं दिन पे दिन। सो आई थिंक द ग्राउंड वर्क हैज़ बीन डन। अब केवल ये देखना है कि किस प्रकार का मिलिट्री एक्शन होता है। सैंक्शंस की बात आपने बता ही दी कि वो सैंक्शंस और लगा सकते हैं टैरिफ्स के बारे में। सो द बैटल ग्राउंड इज रेडी। What kind of battle will emerge, we'll have to wait and watch. Some people say 24 to 48 hours, some say maybe a little longer, but yes, the situation is very grave, which will have effect. अब अगला सवाल ये था कि इसका भारत पर क्या इफेक्ट होगा। सर मैं उससे पहले थोड़ा ईरान पे सर मैं उससे पहले थोड़ा ईरान पे एक दो सवाल और करना जी, चाहता हूँ भारत के फैक्ट से पहले, क्योंकि आपने कहा बैटल ग्राउंड रेडी है और ईरान वेनेजुएला नहीं है। पर सर इसमें दो चीजें, एक इजराइल का जो आपने बहुत सिग्निफिकेंट बताया कि इजराइल का बहुत देर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इजराइल का मानना है टेरर अटैक ईरान कर रहा है, बट इजराइल की पॉलिसी तो 10-20 साल से ये थी कि यूएस कुछ इंटरवेंशन करे ईरान में, बट ओबामा ने एक डिफरेंट पॉलिसी फॉलो करी, वो डील साइन कर रहा था ईरान के साथ कर रहा था, ट्रंप ने स्ट्रैटेजी बदल दी। तो सर बियॉन्ड ऑयल, क्योंकि आपने कहा ऑयल तो ऑब्वियस है, बियॉन्ड ऑयल आपको क्या सर लग रहा है कि इजराइल का जो इमीडिएट नेबरहुड प्लान है या वर्ल्ड व्यू है, उसके अंदर यूएस से मिलकर ईरान के अंदर इनके लिए इजरायली इंटरेस्ट्स के लिए रिजीम चेंज करवाना बहुत जरूरी है सर? बिल्कुल, जैसे मैंने थोड़ा इन ब्रीफ क्योंकि ओबामा से बहुत डिफरेंट पॉलिसी है सर, ओबामा के टाइम पे भी इजराइल चाह रहा था, पर बहुत डिफरेंट पॉलिसी है सर। देखिए आज की तारीख में मिलिट्री बैलेंस अगर आप देखें बिटवीन इजराइल एंड ईरान, इट इज़ हेवीली इन फेवर ऑफ इजराइल। उनकी मिलिट्री पावर जो है, उनकी एयर पावर जो है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है, उनकी मिसाइल जो है, उनकी डिफेंस सिस्टम्स जो हैं, दे आर फार अहेड ऑफ ईरान। लेकिन अगर किसी सूरत में ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनने के हैसियत में है और उसने अपनी न्यूक्लियर पावर को कन्वर्ट करके वेपनाइज कर दिया, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इजराइल। तो सबसे ज़रूरी बात जो है ऑयल की तो है ही, जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा, सब कहते हैं, लेकिन वी कैनॉट एक्सेप्ट ईरान एज अ न्यूक्लियर वेपन पावर। अगर वेपन पावर हो गई तो इट विल बी अ ग्रेट सेटबैक टू द एंटायर वेस्ट एशिया एंड पर्टिकुलरली टू इजराइल। लेकिन इसमें यह भी मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसको हम इस्लामिक बॉम्ब कहते हैं। सो कैन दैट ऑल्सो बी अ पार्टिसिपेंट टू दिस वॉर? Now that's another factor which is rather far-fetched,
सऊदी अरेबिया से तो उन्होंने एक ट्रीटी करी भी है शायद। तो सर इसराइल ने तो खुल के कह दिया है कि जो गाजा के अंदर कोई फोर्स आ रही थी उसके अंदर हमें पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहिए क्योंकि वी डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तानी। तो इसराइल का व्यू तो उस पर भी है कि पाकिस्तानी हमारे अलाई कैंप का हिस्सा नहीं बन सकते। ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो एक्चुअली वाज अ वेरी पिक्यूलियर स्टेटमेंट व्हिच केम आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि जब पाकिस्तान विल सेंड सम फोर्सेस इनटू इजराइल। और आपने इसके साथ साथ ये भी कह दीजिए कि जब बांग्लादेश भी कहता है हम कुछ भेजेंगे वहाँ पे, ये भी खबर आई होगी, आपने देखा होगा। सो इट इज समथिंग वेरी स्टूपिड। स्टूपिड के अलावा कोई वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो अपनी ही देखभाल कर ले तो काफ़ी है। इस समय अगर आप देखें कि ये सोचें कि शायद रशिया आकर ईरान में कोई मदद करेगा या चाइना आकर कोई मदद करेगा, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या मदद करेगा। विल दे सेंड मिलिट्री पावर हियर? विल दे सेंड ईरान रशियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स हियर? They will also try and only intimidate by certain other means such as trade, such as tariff policies, such as making the petrodollar irrelevant. These are the only thing. आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं इस सारे माहौल की वर्ल्ड के अंदर, उसमें बेसिक वन रीजन क्या है? We want to challenge the rest of the world, wants to, particularly the South, wants to challenge the petrodollar. We want to introduce the currency called the unit. और उसी के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े परेशान हैं कि अगर इनकी ब्राज़ील की जो ब्रिक्स की हमारी जो संस्था है, ब्राज़ील, चाइना, रशिया और इंडिया की, इसमें अगर हम सारी ट्रेड पेट्रो डॉलर के अलावा अपनी लोकल करेंसी में करना शुरू कर दे, शुरू हो चुकी है। वन ऑफ द रीजंस फॉर वेनेजुएला भी आप देखेंगे यही था। चाइना वाज बाइंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला इन युआन, which of course was making America very upset. Similarly, India and Russia were trading in ruble and rupees. वो बड़े पानी शिकार हैं। So petrodollar is another major issue which worries United States. But सवाल ये पैदा होता है क्या रशिया और चाइना जो कि ईरान को सपोर्ट करते हैं क्या फिजिकली वहाँ आएंगे? क्या वो कुछ कर सकते हैं? तो आई एम अफ्रेड नो। तो इसमें आप थोड़ा सोचिए कि how is Iran planning to defend itself? Can it defend? Has it got enough सर air वेपन्स shield तो like 400s? सर रशिया वेपन्स तो चाइना भी वेपन्स तो भेज ही सकता है क्योंकि उनके लिए भी वेनेजुएला का ऑयल हाथ से जाने के बाद, ईरान का भी ऑयल जाने के बाद, तो इन तरह से तो सर लॉजिस्टिक्स ऑयल खत्म होने के बाद चाइना वैसे ही बिना लड़े ही हार जाएगा। अगर ये दोनों, इंडिया की बात भी हम छोड़ें, अगर ईरान भी आउट हो जाता है, वेनेजुएला भी आउट हो जाता है, सऊदी अरेबिया, वो सब वैसे ही यूएस की मिलिट्री बेसेस हैं, जोन ऑफ एरिया ऑफ कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस भी नहीं बोलूंगा, कंट्रोल बोलूंगा, तो चाइना तो वैसे भी हार जाएगा। तो उसके लिए भी तो सर ये बहुत डू एंड डाई तरह की सिचुएशन बन चाइना जाती के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जो पाकिस्तान से कॉरिडोर निकल रहा है वो भी तो वहाँ का जो पोर्ट है उसी की वजह से तो हो रहा है। तो द अमाउंट ऑफ मनी चाइना इज इन्वेस्टेड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज इक्विपमेंट कम इन टू ईरान, रशियन इक्विपमेंट कैन कम इन टू ईरान, यस। बट देखिए, इट्स द मैन बिहाइंड द वेपन। आप हथियार देते रहिए। चाइना कितने हथियार पाकिस्तान को देता है? क्या पाकिस्तान उन हथियारों का फुल यूटिलाइजेशन कर पाता है? क्या कर सकता है भारत के बरखिलाफ? सो वी हैव टू वेरी मच वे दिस, ये वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज होती हैं, वे करना पड़ेगा इनको। क्या केवल हथियार देने से क्या ईरान जीत जाएगा? नो। और जैसे हम लोगों ने शुरू में भी कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी जिस प्रकार से वेनेजुएला में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ तक पेनिट्रेट कर चुकी थी, यानी कि राइट अप टू द पर्सनल गार्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउ कैन वी से दे हैव नॉट पेनिट्रेटेड इनटू ईरान? हालांकि ईरान इज अ वेरी the mullah, the Khamenei's personal guard and personal must be highly religious people. लेकिन फिर भी जो ये संस्था है, मैंने हम लोगों ने कहा शुरू में कि CIA है, मोसाद है, कई महीनों से वहाँ पर है। ये जो हरकत होती है ये ओवरनाइट नहीं होती है, दिस इज गॉट मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ प्लानिंग। तो कहाँ तक पेनिट्रेट कर चुकी हैं, क्या उनकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर पेनिट्रेशन हो चुकी है? So those are things which only time can tell. But we as analysts must factor these issues when make a worldwide appreciation of what's going on in the world. सर डू यू थिंक, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं भेजेगा अनलेस फैगन, यही सबको लगता था,
बट वेनेजुएला के बाद क्या ये सवाल हो गया है कि बूट्स एंड ग्राउंड्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वेनेजुएला के लिए भी यही आर्गुमेंट था कि आर्मी भेजनी पड़ेगी, ऐसे प्रेसिडेंट को आप हॉलीवुड स्टाइल उठा के ले आएंगे, ये मेरा नहीं ख्याल कोई कल्पना कर रहा था इस बात की। तो उसके अंदर अब दो एस्पेक्ट्स हैं सर। एक एस्पेक्ट तो है कि इंटेलिजेंस या मनी पावर से उन्होंने सब कुछ खरीद लिया था। दूसरा एस्पेक्ट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अब वो ब्लफ भी हो सकता है, यूएस की प्रेस सेक्रेटरी शेयर करती है कि कोई सोनिक वेपन था जिससे लोगों के कान फट गए और सारे गिर गए, पूरा हॉलीवुड स्टाइल। सर डू यू थिंक सर वो उसको ये एक ब्लफ है टू स्केयर द वर्ल्ड, या यू थिंक कि कोई ऐसे सोनिक वेपन्स अब यूएस एक नेक्स्ट डिग्री के वेपन्स बना चुका है जिसकी वजह से वो वेनेजुएला ऑपरेशन कर पाया? बिकॉज उनके जो एस्टैब्लिशमेंट है वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा, पर बहुत न्यूज प्लांट हो रही है ऐसे सोनिक वेपन्स की, तभी हम वेनेजुएला में ये कर पाए। यू थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लफ के लोगों को मतलब आप क्यूबा को, आप ईरान को डरा दो कि भैया हमें बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए ही नहीं, हमारे पास सोनिक वेपन है? इट्स लाइक आपके पास तलवार है, मेरे पास मशीन गन है। देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड की अहमियत दिन पे दिन तो कम होते चले जा रहा है। आपने सिंदूर में भी देखा, नो इंडियन सोल्जर हैड टू क्रॉस द इंटरनेशनल और द लाइन ऑफ कंट्रोल। सो बट किस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू एंड आई टू अंडरस्टैंड। Could we ever understand that there can be a weapon called S-400 which will provide shield from all missiles that are coming into your country? Our S-400 brought down many missiles which the Pakis fired on us. So could we imagine it? वो आपने देखोगे जब आप लोग बच्चे थे और हम भी बच्चे थे, एक स्टार वॉर्स की इधर से तीर निकला, उधर से तीर निकला, तीर की लड़ाई आसमान में हो गई, दोनों नष्ट हो गए। यू नो वो उस तरह के सीरियल आते थे आज से 20 साल पहले। कभी हम सोच सकते थे कि इस प्रकार की हरकत वाकई में हमारी लाइफ टाइम में देखने को मिलेगी? सो जो मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी में चल रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्रिस्टलाइज होती चली जा रही है वेपन सिस्टम्स में, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। यस, people use it as a bluff also. इसमें bluff तो is a very major issue. मिलिट्री साइंस पढ़ाती है कि ब्लफ इज अ मेजर पार्ट ऑफ दी, हम उसको कहते हैं एक किस्म से जो कहते हैं ना, कुछ दिखाओ कुछ और करो कुछ। आप फौज को घुमा दीजिए राइट की तरफ, अटैक करेंगे लेफ्ट की तरफ से। सो दीज आर ऑल इश्यूज विच आर पार्ट ऑफ प्लेइंग मिलिट्री स्ट्रैटेजी। कहिए कि जिस प्रकार से चाणक्य नीति कहिए या जो भी कहिए इसको, technology is going leaps and bounds every day. Every time you find a new weapon system coming in, you also find that unless satellite communications, the satellite Starlinks are not available, no weapon will fire today. You are also aware of the fact that if you get the frequencies in which a fighter aircraft is working, you can bring down that fighter aircraft also down. All these जो आपके सामने नमूने आ रहे हैं ना, there is nothing that I'm saying is fiction today. You can intercept a frequency of any flying missile or an aircraft and make it ineffective. We could never think of it earlier, but we have seen demonstration in the last 2 years when this war is going on. So technology development is a very important factor. I would not treat it as bluff. I would treat it as factor that should be aware of, and as far as possible take measures to see that you don't get subjected to it. सर मैं थोड़ा अब इंडिया की तरफ आना चाहूंगा, क्योंकि ईरान की कॉम्प्लेक्स है। एक्सेप्ट सर लास्ट क्वेश्चन ईरान पे, आपको लगता है कि इट इज चाइना एंड रशिया कैन अफोर्ड टू लूज ईरान, या इसको एस्केलेट करके एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है? पॉसिबिलिटी है कि अगर यूएस नहीं रुकता है तो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बने, बिकॉज कैन दे अफोर्ड टू लूज चाइना एंड रशिया ईरान? No, China definitely cannot lose complete hold on Iran. They will in some way or the other interfere. What is regime change? Regime change doesn't mean कि आपने country को sell कर दिया या बेच दिया, खरीद दिया. Regime change means that you are now having a government which is perhaps some popularity amongst the people who are disgruntled. एक मेजर वेपन जो है सरकार बदलने का, वो तो वहाँ की पॉपुलेशन है ना, जो आवाम है। आवाम तो कितना रिवोल्ट कर रहा है पिछले दिनों में, कितने आदमी 600-700 आदमी तो मर चुके हैं। सो प्रोटेस्ट एक लेवल पे जा रही है सिविलियंस के साथ। सूनर द लेटर हमें ये खबर मिलनी शुरू हो जाएगी, कुछ किस्म की प्रोटेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में भी होने लगेगी। आफ्टर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन बिल्कुल अलग है, काम तो ऐसा तो नहीं होता ना। हम और आपके भी तो रिश्तेदार फौज में हैं,
हमारे भी तो सिविलियन प्रोटेस्ट कर सकते हैं कहीं भी. So my brother could be protesting in Iran, but I am a brigadier or a general in the army. There can be some kind of activities like that going on. So पाकिस्तान आर्मी में देख लीजिए आप, पाकिस्तान आर्मी में तो काफ़ी हद तक डिसेंशन हो रहा है. जो 2 कम्युनिटी ऑफिसर्स पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट. देयर इज वन स्ट्रीम ऑफ ऑफिसर्स इन पाकिस्तान हु आर कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ द मुल्लाज, जिसके जरिए आपके मुनीर साहब आए हैं. they are educated in a madrasa, and they initially joined the army as non English speaking. उनकी ट्रेनिंग ओटीएस में अलग होती है, उनकी स्ट्रीम अलग चलती है जिसमें मुनीर साहब हैं, और दूसरी उनकी रेगुलर आर्मी जिस तरह हमारा एनडीआई में चलता है, which are regular officers from regular educational institutions. So those are two different streams of officers in Pakistan Army also. उनके अंदर भी गड़बड़ हो सकती है ना. तो हो सकता है कि ईरान के अंदर भी हो सकता है चाइनीज इन्फ्लुएंस उनको कुछ मोटिवेट कर दे, हो सकता है रशियन मोटिवेट कर दे, हो सकता है लोकल रिलेशंस की वजह से सो दीज आर ऑल इश्यूज व्हिच यू कैन फैक्टर इनटू अ प्लानिंग, एंड यू मस्ट फैक्टर इनटू अ प्लानिंग, बट यू कैन नॉट टेक एज वन एज ट्रूथ एंड द अदर एज लाई. वन इज ये होगा और ये नहीं. ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि 100% होगा, because they're very free. There are too many powers and too many forces operating in a situation like economic forces हैं, religious forces हैं, domestic problems हैं, दुनिया जहाँ की जो हम लोग बातें कर रहे हैं वही तो हैं. तो आप इसमें से किसी एक को भी वो नहीं कर सकते, नजरअंदाज कर सकते. You have to factor all of them, and when you're planning as international analysts, you have to be careful of all of these issues. एक आप कागज पे लगाइए, सब फोर्सेस को लिख कर रखिए छोटे छोटे ब्लॉक्स में, और फिर देखिए इसका लिंकेज कहाँ से कैसे होता है. तो चाइना एंड रशिया, बेसिक सवाल आपका यही है कि चाइना एंड रशिया के देखते रहेंगे तमाशा? जी नहीं. They have great interest there. Particularly China has, as I said, geographical interest. That's why I started by saying geographical location in Iran is an important aspect of the whole system. They control the major sea lanes which comes into Southeast Asia. सारी शिपिंग तो वहीं से निकलती है ना. उसके लिए भी देखिए उन्होंने अपनी वो तो खड़ी कर रखी है वहाँ पे. पूरा एक बैटल ग्रुप जो है उनका, अमेरिका का बैटल ग्रुप बेस्ड ऑन अ कैरियर is already stationed there. Why? So these are factors which we have to look at, and yes, the situation is correct. World powers are involved. सर इंडिया पे अगर हम आए, क्योंकि पहले पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ. फिर से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे जम्मू कश्मीर की तरफ, कहा जा रहा है कुछ ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं. उससे पहले पहलगाम टेरर अटैक हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, कहा कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर. बट पाकिस्तान बार बार, चाहे वो मुनीर की वजह से हो, चाहे वो इंटरनल डायनामिक हो, बट ये आई थिंक वी आर अगेन बैक टू प्री 2014 एरा, जहाँ पे पाकिस्तान एक्टिवली कुछ करना चाह रहा है और चांस है कि इंडिया जब रिटेलिएट कर रहा है इस बारी अपनी पॉलिसीज के अंदर. तो व्हाट डू यू थिंक इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान इंडिया टुडे, आज इन 2026 की सर जनवरी में? That's a very good question. Very good question. Let me answer it this way. इंडिया, हमको पूरा पक्का मालूम है कि टेररिज्म इज अ स्टेट वेपन ऑफ पाकिस्तान. ज़ियाउल हक ये बता के गए कि इंडिया को किसी और हालत में तो डिफीट कर नहीं सकते, इट्स ओनली टेररिज्म की वेपन, और ज़ियाउल हक की पॉलिसी ये चल रही है. टेररिज्म के बरखिलाफ हमने हथियार दिखा दिया कि ये टेररिज्म का असर नहीं चलेगा इतनी आसानी से. हम टेररिज्म को घुसकर मारेंगे, मारकर दिखा दिया. हमने उनका पानी भी बंद कर रखा है अभी. That weapon we had not used till now. We have started using that weapon also. So पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भाई हमारी बेसिस को तो ये अटैक कर देता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर सरेआम कहा है कि any terrorist attack on India will get a response much more than what they saw in Sindoor. तो अगर कोई नेक्स्ट मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाता है पहलगाम टाइप का, which gradation is very difficult to identify. मैं ये नहीं कह सकता 30 आदमी मरे कि 25 मरे कि 50 मरे. That's about the government to decide as to what is a serious terrorist incident. Our response is clear. We will have no reservations in crossing the international border, destroying that. But पाकिस्तान अब कहता है कि अगर हमने इन बेसेस को शिप कर दिया ईस्ट में और बांग्लादेश के अंदर लगा दिया, तो वहां पर अगर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो, क्या ये बांग्लादेश पर अटैक करेंगे? They have what legitimate right will they have to attack Bangladesh? So they have opened another front for us. Now this, if you ask me, is a master stroke by
द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उसने एक नया खोल दिया। उसके साथ साथ उसने अमेरिका को अपने पास ले लिया। वो भी मैं बताऊंगा कि अमेरिका को अपने पास कैसे लाया और क्या उसका हुआ। चाइना उसके साथ है ही। So a master stroke has been created by Munir to encircle India from western side. आपने मौलाना साहब, क्या है नाम उसका, उसका तो सुना ही है ना कि अगेन ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट टेररिज्म इनटू इंडिया। ये अभी से कल वो परसों की न्यूज़ है शायद। मौलाना असद मजूर उसका जो अगर मजबूर हाँ, जी, वो तो उसके ऑडियो टेररिज्म की से तरफ भी हैं तैयार कि वो है जी। तो वेस्ट वेस्ट से तो टेररिज्म की तैयारी पूरी है। और आपने पिछले 4 महीने में देखा कि आईएसआई का चीफ कितनी दफ़ा पाकिस्तान गया, उनका चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कितनी दफ़ा बांग्लादेश गया, उनके आर्मी से मिला। वहाँ पे टेररिस्ट बेस बनने शुरू हो गए, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप बनने शुरू हो गए। वहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट। उनका जो केयर टेकर गवर्नमेंट हेड है यूनुस, वो अमेरिका प्रॉक्सी है। सो by this massive strategy which has evolved itself by chance or by design, we have now been surrounded by Pakistan on the left, a serious enemy on the eastern side by Bangladesh, China on the north. Well, we have friendly relations, thank God, with Sri Lanka today. हमने कल ही उनका बेली ब्रिज भी बनाकर ओपनिंग सेरेमनी की है उसकी. And we have reasonably good control and good relationship with Nepal. But just imagine China on our north, ईस्टर्न लद्दाख में आपने देखा अभी लेटेस्ट खबरें जो आई थी, आपने अरुणाचल में देखा लगातार वो कहते जी तवांग मेरा है। सर इधर आज से भी चाइना लेकिन ने सर आई जस्ट ऐड, आज भी चाइना ने स्टेटमेंट दी है कि शक्सम वैली वो इंडियन टेरिटरी नहीं है, वो अपनी हाँ, टेरिटरी करेक्ट, क्लेम कर रहे हैं। शक्सम वैली जम्मू एब्सोल्युटली। कश्मीर। आज की खबर मैंने, हम सब ने पढ़ी है आज की खबर। सो द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया हैज बीन बाय डिजाइन सराउंडेड बाय ऑल साइड्स, और टेररिस्ट की बात अलग हो रही है। सो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप मस्ट बी व्यूड in extreme caution. We have to see what action we have to take against Pakistan should they once again carry out some terrorist incident in India. We also have to be very careful of what's happening in East Pakistan, or rather East, I mean, sorry, I shouldn't say East Pakistan. It is behaving like an East Pakistan today. इट इज बिहेविंग लाइक ईस्ट पाकिस्तान सर, वैसे ही और मेरे बिहेव मुंह कर से रहा है इसीलिए बाहर तो बांग्लादेश। East Pakistan निकल गया। हाँ Although we created डी Bangladesh, डी फैक्टो डी जूरे इट माइट बी बांग्लादेश, बट डी फैक्टो तो वो ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ। वही तो इसी बात में मेरे जबान से निकल गया कि जी ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बनाया है। तो वी हैव द कैपेबिलिटी ऑल्सो। लेकिन अगर आप देखिए, अगर जैसे इन्होंने डोकलाम कर दिया था पहले सिक्किम में, उसका नाथुला में तो हरकत कभी पहले भी कर चुके, कभी भी करेंगे। इधर आपने ईस्टर्न लद्दाख में देख लिया उनका चाइनीज का बिहेवियर। आपने सेंट्रल सेक्टर, शुगर सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी आपने बिहेवियर देख। सो चाइना इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम। पाकिस्तान ऑन द वेस्ट, Pakistan or East Pakistan or Bangladesh on the right, we have really been stemmed. So we have to carry on this business very carefully. इसी के साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो I would like to inject BRICS here now. जी सर। That is a very important facet in this overall strategic environment. BRICS देश जो हैं उसको वो what are they trying to challenge? They're challenging United States, the petrodollar, and which is the biggest fear of the President of United States. तो अगर हम ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, if BRICS really gets together like a one strong force, आपका ऑकस खत्म हो जाएगा, आपका क्वाड खत्म हो जाएगा। ऑकस और क्वाड बनाए थे अमेरिका ने टू चैलेंज चाइना एंड यूजिंग इंडियन टेरिटरी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन माइट। आफ्टर ऑल क्वाड तो इंडियन माइट ही था ना। इंडिया कंट्रोल द बेटर पार्ट ऑफ द सी, द इंडियन ओशन। सो if we can now evolve a strategy, a manner of approach in which we can get the Chinese to understand कि देखो आपको भी थ्रेट हो रही है इनसे, ये कभी आर्टिक में भी आपकी बात कर देते हैं, आपके साथ ट्रेड की भी प्रॉब्लम रहती है इनकी, रशिया भी मानता है इसको कि unnecessary sanctions are going on, the major devil in the whole game is United States. So let us get together and put the border issue on the back burner. अगर आज इंडिया चाइना ये कह दें, हालांकि इसको कहने में टाइम लगेगा, और पिछले अगर आप एक हफ्ते 10 दिन के न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ वर्ल्ड राउंड पढ़ें,
उसमें ऐसा लग रहा है कि वी आर इंचिंग टुवर्ड्स क्लोजर रिलेशन विद चाइना. We may not be able to resolve the border as a demarcated international border. सर बट ये जो आप कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से ये नब ऑफ द प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉमन सेंस सेज कि जब यूएस कर रहा है, जैसे ईरान पे टैरिफ लगा रहा है, तो वो चाइना पे भी लगा रहा है, रशिया पे भी लगा रहा है, तेल वेनेजुएला का ले रहा है, अगर ईरान का कर लेता है तो प्रॉब्लम इन तीनों देशों को आनी है. इंडिया रशिया में कोई ऐसे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, दोस्ती भी है. बट चाइना इंडिया, और चाइना को भी सारे वहां पे बैठे हैं, लीडरशिप भी है, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भी हैं, तो चाइना ये थ्रेट होने के बावजूद इंडिया के साथ 6 महीने के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश में सिटीजन जाता है तो बोलता है कि भैया अरुणाचल हमारा है, अब कहता है ये वैली हमारी है कश्मीर के अंदर. तो सर क्या जो चाइना इंडिया के डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, और आपने जब सर यू सर्व द नेशन, तो क्या इतनी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं दैट इवन विद द थ्रेट ऑफ यूएस ये रिजॉल्व आउट होके या एक वर्किंग अलायंस नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप मीडिया में, मैं सर सिंपल बात कर रहा हूँ, अगर ये बोलता है कि शक्सम वैली मेरा है जम्मू कश्मीर में, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी रिस्पॉन्स आएगा, सोशल मीडिया में भी आएगा, मीडिया में भी आएगा, ऑपोजिशन भी बोलेगा कि भाई चाइना तुम्हारे पे ये कह रहा है तो तुम चाइना को क्यों नहीं जाके अपनी एक्शन ले रहे, लाल आंख दिखा रहे. वो सारा डेमोक्रेसी का जो प्ले है वो करेगा इंटरनेट. तो पर ये प्रोवोकेशन तो चाइना ही कर रहा है इस समय अगर नहीं भी रिजॉल्व करना, बोलने की जरूरत क्या है? यू कैन कीप क्वाइट ऑन सो मेनी इश्यूज राइट नाउ. सो सर व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम इंडिया चाइना के अंदर, कि क्यों नहीं कर Fundamental सकते? problem is territory. They want a territory. They want a porter in the warm water ports in Pakistan. They want warm water ports in Bangladesh. देखिए, China is one country which again we cannot rely on forever. दूसरी बात, चाइना जो है वो आगे के 50 साल की सोचता है. चाइना कल और परसों की नहीं सोचता. दे आर वेरी लॉन्ग टर्म थिंकर्स इन चाइना. सो अगर हम ये मान के चलें कि चाइना आज बॉर्डर डिस्प्यूट को हल कर देगा just to have BRICS stronger as an opposition to America, that is not going to happen. हमें ये ख्याल रखना है थ्रू आउट, जब भी हम चाइना के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, कि एंड में हमें कोई ना कोई हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू. लेकिन फिलहाल in the near future means next 5 years, 10 years, 15 years, we have to create an environment where China understands that we have to unite together to face American threats, particularly economic threats. So Russia is of course a very long-term friend of ours. सर Russia डू is यू one थिंक country we ज्यादा can trust. प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी ऐसे इंटरेस्ट्स हैं जो नहीं चाहते कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एनी प्रॉब्लम जो चाइना हो जाए, या चाइना की एंड से ज्यादा प्रॉब्लम है फॉर 5-10 ईयर? लॉन्ग टर्म तो सर अलग अलग क्लेम्स है, सेपरेट बात है, बट 5-7 ईयर. आपने बड़ी अच्छी चीज पर हाथ रखा है. There are people, there are political elements within the country who are, what shall I say, supportive or inclined towards the Chinese philosophy and Chinese thinking. Ours is a very vibrant democracy, and there are people with vibrant different ideas. So yes, there is an element like that, as you're saying. But today we have a strong government. You see, what makes a particular country strong at a particular point in time? There are 4 factors. One, you should have a strong economy. Today, India is a climbing economy, hoping to become the third largest economy in the world. So our economic situation is good. The second, we have a very strong military, which we prove time and time again. Third, we have a robust diplomacy. Halaki diplomacy has come under some threat, some criticism in the last current situation. Diplomacy has been threatened to say that we have failed diplomatically at some places, which also is true. But basically, our overall stature in the world community today is pretty strong. So our diplomacy, as looked at the macro level, is still very strong. And lastly, but not the least, we have a very strong leadership, a very strong party. आपने पुरानी एक कहावत सुनी होगी शायद, an army of 1,000 sheep led by a tiger is far stronger than an army of 1,000 tigers led by a sheep. So today we have a very strong leadership, vibrant and strong democracy, a strong diplomacy, a very strong military, and a strong upcoming economy. So with these, if we exploit, keeping in mind the long-term threats of China,
the long-term association with Russia, the effects of world economy by United States. So yes, we have options, and I'm pretty certain our authority, our government, our people who make these policies are very much aware of the fact that India today has also got leverages. One of the major leverages also is geographical location. You cannot ignore our geographical location any longer. आज से 20 साल पहले हम इसकी बात ही नहीं करते थे, लेकिन आज हम लोगों को रियलाइज हो गया है कि वी आर वेरी स्ट्रांगली वेरी वेल लोकेटेड इन द ज्योग्राफी of this part of the world. We control major sea lanes, which is what worries China the most. So yes, options are there. We have to use our minds more to see that we remain strong and we play our diplomatic cards in a manner. अब आप देखिए ना, डिप्लोमेसी में देखिए, आज आपके जर्मन हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ पर बैठे हैं, 20 आपने उनके संग कोई मेमोरेंडम साइन कर दिए, उसमें डिफेंस इज आल्सो वन ऑफ द इश्यूज. सर सबमरीन डील, दे आर सेइंग फ्लैगशिप डील, सबमरीन पे कर रहे हैं, इट्स अ फ्लैगशिप आपकी डील. फ्रेंच से बड़ी दोस्ती हो रही है. फ्रेंच हेड ऑफ द स्टेट इज लाइकली टू विजिट इंडिया. आपको ये भी पता है कि जो उनकी क्या है, उनका लेडी का नाम याद नहीं आता, द डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस. शी इज आल्सो विजिटिंग इंडिया. इटली प्राइम मिनिस्टर मेलोनी. हाँ जी. So all these people are now getting friends. So there is another opening that India is exploiting. Is European markets. We're trying to do trade deals and other deals with France, with Germany, maybe even UK. We've got some deals with UK also in the last few months. So I wouldn't say we are in a weak position. We are in a strong position, but we have to be very cautious. सर माय लास्ट क्वेश्चन इज ऑन बांग्लादेश, क्योंकि आपने कहा और है भी कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बनता जा रहा है. इन दिस न्यू वर्ल्ड, जहाँ पे रशिया ने 4 साल पहले यूक्रेन में अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रिवेंटिव स्टेप लिया, या यूएस ने अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं था, बट प्रिवेंटिव स्टेप लिया वेनेजुएला में. डू यू थिंक इंडिया ने प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेके बांग्लादेश में, या इंडिया का कोई स्कोप है अभी भी प्रिवेंटिव स्टेप लेने का? इंडिया को कुछ ऐसा करना चाहिए या वो प्रॉब्लम बढ़ाएगा? सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन बांग्लादेश स्पेसिफिकली? My first view is a little analysis of the past. Unless you look at that, you will not be able to see what the current future is going to be. Why is it that we let the situation in Bangladesh reach where we have reached? बांग्लादेश हमारा अपना देश था, अवामी लीग हमारी पार्टी थी, हसीना हमारी फ्रेंड थी, यहाँ आती जाती रहती थी, बातचीत होती, हम लोग को पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है वहाँ. That's a very major issue. Anyway, besides that, we have options in Bangladesh. हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप्स अच्छे हैं. आपने शायद आज से 8-10 दिन पहले एक खबर सुनी होगी कि इंडियन आर्मी चीफ स्पोक विद द पाकिस्तान आर्मी चीफ. इनकी बातचीत भी हुई है, and they have reassured that there is no such issue as far as security is concerned between India and Bangladesh. आपने ये भी खबर सुनी होगी, चाहे सच है झूठ है इसका तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, there are certain amount of Indian forces already placed in certain positions. I mean, I can't discuss it, nor can you discuss it, nor are we certain about it. We don't have any actual knowledge, but you hear it from media, you hear it from various social broadcasts and all of those, that yes, Indian armed forces have also taken certain precautionary actions, what I would call is the defensive offensive actions. We must have identified certain targets which could be utilized to make it more ineffective. So our military strategy is very much under control against Bangladesh. The other issue is about the economy. I am not too sure how we are handling that. देखिए, हम बांग्लादेश में मेजर इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बाय इंडिया. जैसे हमने पानी बंद कर दिया वहाँ पे, क्या इसको भी हम किसी तरीके से वेपनाइज कर सकते हैं? I don't know. Maybe we can, the higher policy makers may be thinking about it. Bulk of the trade movement comes through India. Can we do also some kind of a sanction on that? So many options are available. I have no negative thinking on Bangladesh. I think it positively. I don't think a situation like 71 will occur, that neither the army will allow it, and Bangladesh army will allow, nor will the Indian border forces will allow. So yes,
And important thing to see is how are the elections going to unfold in the month of February, just a month away from now. आपने कल और परसों के अखबार में देखा होगा कि हमारा जो हाई कमिश्नर है ढाका में, उनको वो रहमान से मिलने भी गया था. So after all, we are also making inroads into the BNP, and BNP could also be understanding as to what they gain out of India, what trade assistance they get from India, what electricity and power they get from India. So, although Awami League is not effective and they're not going to be allowed to take part in the elections, but we are also making inroads into BNP now. But of course, we must also see how strong is the Jamaat party and the students' party. So, can they be a threat to the BNP? अगर BNP सरकार बना लेती है वहाँ पे, then I think the relations will drastically improve much quicker. But just in case the Jamaat comes, which is very little chance as far as I can think, then situation will have to be reassessed. Thank you, sir, for your time and covering all these issues. It was a pleasure having you, sir. Thank you so Nice much. Sir. talking to you, Ishkaran. It's always Thank love you. to see, and I often see you on other debates as well. So Thank thanks you, a sir. lot. Thank One you, to sir. one is Thank the you, sir. first time I'm meeting you, so thank you very much. Thank you, sir. Sir, I'll request your time again, sir, after 5-7 days, whenever you're free, sir, for 10 days. Oh, well, we love to chat, and I love chatting with people like you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, so much for your time, sir. Bye. Bye, sir.